हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 12th का बहुत शानदार चैप्टर न्यूक्लियाई, और अब हम आ चुके हैं उसके बहुत जबरदस्त टॉपिक न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, उसके बाद एक बहुत शानदार सा ग्राफ आता था, वो ग्राफ क्या सिग्निफाई करता है, मास डिफेक्ट क्या होता है, आइंस्टाइन की बहुत ही फेमस इक्वेशन E = mc², ये क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर डिटेल में इसको डील करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय लगाए जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं और लेके आते हैं आपको इसके पहली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था E = mc² के बारे में बातचीत करनी है, तो यहां पर पहली स्लाइड के अंदर आपको इक्वेशन दिखाई दे दी गई होगी E = mc²। ठीक है, अब इसमें m क्या होता है, m इज द मास ऑफ द बॉडी, लेकिन ये एग्जिस्टिंग मास नहीं होता है, यहां पे थोड़ा सा अलग लॉजिक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात c क्या होता है, c इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है भाई साहब, कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन कम से कम ये तो पता होनी चाहिए कि c की वैल्यू क्या होती है। एक काम करो बेटा, जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ और फटाफट से बता दो कि सर इस टाइम स्टैम्प पे आपने पूछा कि c की वैल्यू क्या होती है और हमको मालूम है। ठीक है, तो कर ले वाला काम। चलो अब वापस आओ, वीडियो को प्ले करो और देख लो भाई। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट बेसिकली इन वैक्यूम। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट बेसिकली इन वैक्यूम, और वैक्यूम में जो मैंने पूछी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, तो भाई साहब बहुत जबरदस्त होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जो ये टॉपिक है ना बेटा, ये बहुत ही शानदार ब्लेंड है डेरिवेशन का, न्यूमेरिकल का और थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी का। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक के अंदर आपको डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर क्या न्यूमेरिकल अटैच होता है वो समझना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल तो खैर मामला है ही। ठीक है, चलिए तो एक काम करें भाई साहब, जल्दी एक बार स्लाइड पे जो चीजें लिखी हुई है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को आता रहता है बहुत कुछ, लेकिन एग्जैक्टली पेपर में क्या लिख करके लाना है, किस तरह के टर्म्स लिख करके आने हैं, उसमें कहीं भूल चूक हो जाती है। तो जैसे नंबर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसे आपको मिल नहीं पाते, तो आप वैसे टर्म्स यूज क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपने अच्छे सोर्सेज से पढ़ाई जब नहीं करी होती है तो ऐसा हो जाता है आपके साथ। ठीक है, तो चलिए क्या लिखा हुआ है, आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी थ्रू द फेमस रिलेशन E = mc²। E = mc²। अब जरा गौर करें, अगर आप इस फॉर्मूले को ना बहुत डेप्थ में देखेंगे तो = mc² में मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब आपके दिमाग में एक चीज आती है कि सर ये हमने पहली बार नहीं देखा है, हम इससे पहले भी एक चीज पढ़ चुके थे विच वॉज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। सर हम इससे पहले भी एक चीज पढ़ चुके थे विच वॉज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, और जिसका फॉर्मूला जो सर हुआ करता था वो हुआ करता था हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन इस वाले रिलेशन में और आइंस्टाइंस के एनर्जी मास इक्विवेलेंस E = mc² के रिलेशन में, इन दोनों में सर अंतर क्या है, दिख तो रहे हैं वो एक जैसे ही। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो बेटा इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक सा बारीक सा अंतर है, जरा गौर करें। पहली बात सर, ये अंतर नहीं है कि यहाँ पे हाफ आ रहा है यहाँ पे हाफ नहीं आ रहा है, वो तो खैर ठीक है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच है, बट द बेसिक थिंग इज दिस कि यहाँ पर इस वाले इक्वेशन के अंदर जो मास होता है ना, जो मास होता है ना, वो एग्जिस्टिंग मास है। ठीक है, जो मास यहाँ पे गिवन है बेटा वो एग्जिस्टिंग मास है, ये मास एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो कि तुम्हारा मास 60 kg है, ठीक है, और तुमने उठाई एक साइकिल जिसका मास कितना है, जिसका मास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 20 kg मान ले। ठीक है, अब तुम बैठ गए साइकिल के ऊपर, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम का मास कितना हो गया, 80 kg का। अब अगर तुमने साइकिल को चलाना शुरू करा तो नाउ दिस एंटायर सिस्टम इज इनटू अ वेलोसिटी विच इज बेसिकली v। ठीक है, आया समझ। तो अभी तुम एग्जिस्टिंग मास हो, साइकिल भी एग्जिस्टिंग मास है, और ये पूरा एग्जिस्टिंग मास का सिस्टम जो है बेटा वो मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी v के बराबर। तो इस लिहाज से काइनेटिक एनर्जी जो आएगी वो आएगी हाफ mv²। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन यहां पर E = mc² में अभी से ही एक बात को दिमाग में डाल लो, बाकी सारी चीजें मैं प्रूफ थ्रू कर दूंगा थोड़ी देर में ही। ठीक है, बट अभी आपके दिमाग में एक चीज अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि यहां पे जो मास आता है ना वो एग्जिस्टिंग मास नहीं है बेटा, वो डिसअपियरिंग मास है। अब दिमाग में बिजली चमकी कि डिसअपियरिंग मास ये क्या होता है, मास डिसअपियर भी होगा क्या,
जी हाँ, मास डिसअपियर भी होगा और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर हमको इसी बारे में बातचीत करनी है कि जब मास डिसअपियर हो जाता है तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस लेक्चर का पूरा अपना फ्लो कैसा रहने वाला है कि स्लाइड्स पे हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, उसके बाद जहां बोलूंगा तो वहां फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे जो एम है ना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल मास, दिस इज अ डिसअपियरिंग मास। अब जो ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, तो आइंस्टाइन ने इसमें क्या कहा है, आइंस्टाइन ने इसमें कहा है कि जब भी कभी भी अगर कोई m अमाउंट का मास डिसअपियर हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी कभी भी कोई m अमाउंट का मास अगर डिसअपियर हो जाता है तो वो E, कैपिटल E, ये वाला E बेटा, ये वाला E, ठीक है, E इक्वल टू MC स्क्वायर वाला जो E है ना, तो जब भी कोई m अमाउंट का मास डिसअपियर हो जाता है तो वो E अमाउंट की इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करके जाता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ, तो इसे कहा जाता है एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो एक काम करो बेटा, फटाफट से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं। जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। कोई मसला, कोई परेशानी? चलो, बहुत शानदार, नोट कर लिया। अब जरा आ जाते हैं अपन एनर्जी मास इक्विवेलेंस के स्टेटमेंट के ऊपर। तो आइंस्टाइन का जो एनर्जी मास इक्विवेलेंस स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि व्हेनेवर an amount of mass m, whenever an amount of mass m, whenever an amount of mass m disappears, भाई यही तो अंतर है। इसी डिसअपियरिंग मास वाले लॉजिक ने इस इक्वेशन को बाकी सारी इक्वेशन से अलग रखा हुआ है। बाकी सारी इक्वेशंस में ऐसे मान ली फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है, तो वहां पे जो m होता है वो डिसअपियरिंग मास थोड़ी ना भाई, वो एग्जिस्टिंग मास है ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर वाला जो मास होता है वो भी क्या है, वो एग्जिस्टिंग मास है, डिसअपियरिंग मास तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो m आता है, दिस इज द डिसअपियरिंग मास। इस बात को दिमाग में बिठाओ बहुत शानदार तरह से, ठीक है। तो व्हेनेवर एन अमाउंट ऑफ मास m disappears, तो होता क्या है, तब एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी E इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है भाई साहब? ऐसे ही लिख करके आना है आपको, पूरे नंबर है। Then an equivalent amount of energy E is produced, which is given by the famous relation, which is given by the famous relation। लेकिन आप ये फेमस का टर्म यूज मत करिएगा, बिकॉज जब ये इक्वेशन दी गई थी तो उनको थोड़ी मालूम था कितना फेमस हो जाएगा रिलेशन, ठीक है। तो देन दिस इक्वेशन इज गिवन बाय द रिलेशन। अब वो रिलेशन क्या होगा, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। और आप लोग जानते हैं कि M इज द डिसअपियरिंग मास, ठीक है। और यहाँ पे C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू क्या आती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली ऐसा यूनिट्स में ही पूरा गेम चलने वाला है। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी दिमाग में सही से बैठ गई होगी, पक्का बैठ गई। तो एक काम करना बेटा, अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद स्लाइड पे एक एक पॉइंट को सुपर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि इस पूरे लॉजिक के अंदर कोई दिक्कत आपको ना रह जाए, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया, चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। निपटाएं इसको। अब जरा आ जाते हैं मेन स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो क्या लिखा हुआ है जरा गौर करना। आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। एनर्जी और मास को साथ साथ लेकर के आ गए थ्रू द फेमस रिलेशन इक्वल टू MC स्क्वायर, बस बात खत्म है। उसके बाद द रिलेशन मीन्स दैट व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मास डिसअपियर्स, जब भी कोई m अमाउंट का मास डिसअपियर होगा तब वहां पर इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी E प्रोड्यूस करके जाएगा। एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी E अपीयर्स एंड वाइस वर्सा। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का शॉ चल रहा है, ठीक है। द मास ऑफ अ पार्टिकल मेजर्ड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इट्स रेस्ट मास, यूजुअली डिनोटेड बाय m0, ठीक है। तो सर ये रेस्ट मास आ गया तो कुछ अलग फंडा है क्या? जी हाँ, अलग फंडा है। आइंस्टाइन की इक्वेशन होती है, उसके हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जब कोई पार्टिकल या जब कोई बॉडी ऐसी स्पीड से मूव करे, सुनना मेरी बात क्या बोल रहा हूं, जब कोई पार्टिकल या जब
कोई बॉडी ऐसी स्पीड से मूव करे जो छोटी मोटी स्पीड नहीं हो, दैट स्पीड इज बेसिकली कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। आया समझ में? अब तुम बोलोगे सर बुलेट ट्रेन है, तो बुलेट ट्रेन की स्पीड जो है क्या वो कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है? अरे नहीं भैया, कहीं नहीं। ठीक है, बुलेट ट्रेन की स्पीड और उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, भाई दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो बुलेट ट्रेन की स्पीड इज बेसिकली नॉट कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आया समझ के नहीं आया? तो मैं तुमसे किस बारे में बात कर रहा हूं कि अगर कोई बॉडी ऐसी स्पीड से भाग रही है, कोई बॉडी अगर ऐसी स्पीड से भाग रही है जिसकी जो स्पीड है ना दैट इज बेसिकली कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस बॉडी का जो मास है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता, उस बॉडी का मास वेरिएबल हो जाता है। नाउ उस बॉडी का मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। और इस बात को दिमाग में सेट कर लेना कि ये जो वेलोसिटी है ये कोई छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, दिस वेलोसिटी is basically comparable to velocity of light in vacuum। आई पूरी बात समझ? चलो, तो अब उसी से फंडा क्लियर होता है कि ये m नॉट क्या आएगा। ठीक है, इस m नॉट का मतलब क्या होगा। चलो इस पूरी बात को सुपर एक्सप्लेन करते हैं भाई साहब, आ जाओ उस तरफ। क्या बोला है मैंने कि whenever a body, अब वो बॉडी ऐसी स्पीड से मूव कर रही है जो छोटी मोटी स्पीड नहीं है, इट इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। हर एक बात दिमाग में जा रही है अच्छे से? ठीक है, तो व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स विथ अ वेलोसिटी, व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स विथ अ वेलोसिटी v, और ये छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, दिस इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, v which is comparable to velocity of light in vacuum। ठीक है, तो which is comparable to velocity of light in vacuum, which is comparable to velocity of light in vacuum। ये बॉडी इतनी शानदार स्पीड में भाग रही है कि दिस वेलोसिटी इज बेसिकली कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो तब जाकर के बॉडी का जो मास है ना वो बहुत भयंकर तरह से वेरी करने वाला है। नाउ द मास इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ इट्स ओन वेलोसिटी। ठीक है, किसी और चीज, किसी एक्सटर्नल पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब इस बॉडी का जो मास है ना वो उसकी खुद की ही वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और ये वेलोसिटी छोटी मोटी नहीं है, इट कैन बी कंपेयर टू सी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट in vacuum, then the mass of the body changes, then the mass of the body changes, then the mass of the body changes। तो सर यहाँ पे दो तरह के मासेस का जिक्र हो चुका है। ठीक है, एक तो बॉडी का खुद का रेस्ट मास होगा, फॉर एग्जांपल मान ले ये स्टाइलस है। ठीक है, अब ये स्टाइलस होगा 50 ग्राम का फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो 50 ग्राम है ना ये इस स्टाइलस का हो चुका है बेटा रेस्ट मास। क्या हो चुका है? रेस्ट मास हो चुका है स्टाइलस का। ठीक है, इतनी बात चमक रही है। अब अगर मैंने इसको फेंक दिया विथ अ वेलोसिटी विच इज बेसिकली कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका मास चेंज होगा, तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल मास। तो इन्हीं दो चीजों को सिग्निफाई करने के लिए अपन एक काम करते हैं, एक लिख देते हैं m नॉट। इस m नॉट का मतलब क्या होने वाला है? रेस्ट मास। इस m नॉट का मतलब क्या होने वाला है बेटा? रेस्ट मास। और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं m। ठीक है, तो अब यहां पता है m क्या होने वाला है? m इज द वेरिएबल मास। भाई साहब m इज द वेरिएबल मास, m इज द वेरिएबल मास। इतनी बात दिमाग में सही से बैठ रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? जब मैंने कहा था ना कि इसको मैंने फेंका है बहुत जबरदस्त वेलोसिटी के साथ, तो वो वेलोसिटी कुछ तो होगी ना भाई, उसको सी मत लिख देना, गलती से भी ऐसा पाप मत करना, उसको सी मत लिख देना, बिकॉज सी इज बेसिकली अ वेरी बेसिक कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को सी से करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, तो दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज कंपेरेबल टू सी, विच इज कंपेरेबल टू सी। मैं हर बार इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि इसको आप छोटी मोटी वेलोसिटी मानने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज बेसिकली कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। आए पूरी बात समझ? पक्का? इतना पूरा फंडा डन है दिमाग के अंदर। चलो, तो देयरफॉर अब जो बहुत ही शानदार रिलेशन डेवलप होता है वो रिलेशन क्या होता है, जरा लिख लिया जाए इस रिलेशन को। m इज इक्वल टू m नॉट
अब सुनना बेटा, बहुत जबरदस्त चीज आ रही है, m इज इक्वल टू एम नॉट। अच्छा ये जो है ना, जो अभी लिखा हुआ है m इज इक्वल टू एम नॉट, जनरल परसेप्शन तो वही बोलता है, जनरल परसेप्शन तो हमारा वही बोलता है। हमने कभी इस बारे में इस तरह से नहीं सोचा था कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या कि किसी बॉडी का मास चेंज हो जाए जब उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। अरे वेलोसिटी ऑफ लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा ही यार, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा जनरल परसेप्शन था, असलियत में ऐसा नहीं होता है। असलियत में किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की कंपैरिजन में आ गई तो उसका मास जो है ना वो भयंकर तरह से चेंज होने वाला है। तो वो रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चारों पॉइंट्स को, चारों टर्म्स को डिफाइन कर चुका हूं। दिस m इटसेल्फ इज द वेरिएबल मास, ठीक है, विच इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द फंक्शन ऑफ इट्स ओन वेलोसिटी, दैट इज द फंक्शन ऑफ इट्स ओन वेलोसिटी। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? चलो बहुत शानदार। उसके बाद v क्या हो गया, वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, और c तो आप जानते ही हैं। तो इसको डब्बे में डाल लेना, बस काम खत्म। और क्या चमका, इसको डब्बे में डाल लेना और ये तुम्हारा आ चुका है बहुत ही जबरदस्त रिलेशन। तो दो इक्वेशंस अब तक मैं आपको बता चुका हूं, E इक्वल टू MC स्क्वायर, वेरी फेमस रिलेशन, और ये वाला रिलेशन जो कि आपको सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मास वेलोसिटी पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है। अच्छा आप कभी ना ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर अगर इस इक्वेशन को देख के आप कह रहे हैं कि मास वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर एक इक्वेशन तो ये भी हुआ करती थी P इज इक्वल टू mv, तो क्या आप यहां पर भी कहना चाहेंगे कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? अरे नहीं यार, उसकी कहानी बहुत अलग है भाई, उसकी कहानी बहुत अलग है। इसमें P क्या होता है, इसमें P क्या होता है, इसमें P फॉर फिजिक्स, P फॉर प्रतीक सर नहीं है, इसमें P का मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है। और इसकी जो पूरी कहानी होती है ना वो दरअसल ऐसी होती है कि अगर कोई पार्टिकल, अगर कोई बॉडी जिसका मास m के बराबर है, कोई पार्टिकल या कोई बॉडी जिसका मास m के बराबर है, अगर वो पार्टिकल या वो बॉडी मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी v, तो इस पार्टिकल या इस बॉडी का मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर मोमेंटम डिपेंड कर रहा है मास और वेलोसिटी के ऊपर, लेकिन ये रिलेशन बहुत अलग है। यहां पे मास खुद डिपेंड कर रहा है उसकी खुद की वेलोसिटी के ऊपर, छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है। दिस वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। चलो ओके डन। तो एक काम करो बेटा, जल्दी से जो वहां पे ये रेस्ट मास वाला पॉइंट आया था ना, जो यहाँ पे लिखा था ये रेस्ट मास वाला पॉइंट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा लॉजिक तुमको दे दिया है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले तो बिना समय लगाए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर दिस आउट, ठीक है। ये था अपने पास पहला स्लाइड। मेरे ख्याल से पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। जब भी कोई मास m डिसअपियर होगा, और अगर ये वाला फंडा समझ गए हो ना, तो बाइंडिंग एनर्जी समझने में तुम्हें टाइम नहीं लगने वाला है, दैट्स अ प्रॉमिस, ठीक है। तो यहां पे m क्या होने वाला है, m इज गोइंग टू बी द डिसअपियरिंग मास। पूरा क्लियर हो चुका है? चलो बिना समय लगाए आगे बढ़ते हैं। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पार्टिकल वुड बी m नॉट सी स्क्वायर। ऑब्वियसली अगर m नॉट इज द रेस्ट मास, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी हो जाएगी, रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी m नॉट इंटू सी का स्क्वायर, अरे mc स्क्वायर, ठीक है। चलो, विच इज इनॉर्मसली लार्ज ऑन अकाउंट ऑफ लार्ज वैल्यूज ऑफ सी। भाई अगर रेस्ट मास छोटा भी हुआ ना, रेस्ट मास अगर छोटा भी हुआ ना, तब भी इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज इसको आप सिर्फ सी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। अरे सी की खुद की वैल्यू बहुत जबरदस्त होती है, आप तो उसको सी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। सी का स्क्वायर बोले तो 9 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 16। आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या लपक के वैल्यू आएगी। आया समझ के नहीं आया, ठीक है। Which is enormously large on account of large value of C. If T is the kinetic energy of the particle, भाई T जो है ना, this is the kinetic energy. This is not represented by the total energy. ये इस बार represent कर रहा है kinetic energy को, ठीक है। Then E is equals to mc square। अब ये mc square का जो पूरा फॉर्मूला है, ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, ये आएगी बेटा रेस्ट मास एनर्जी प्लस आने वाली है काइनेटिक एनर्जी। तो रेस्ट मास एनर्जी m नॉट सी का स्क्वायर, m नॉट सी का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी मतलब T लिख दिया। इतनी सी बात है, इतना पूरा क्लियर हो गया। Here m is the effective mass of the particle when it is moving। तो मैंने इफेक्टिव मास को ही वेरिएबल मास भी बोल के रखा था, मैंने इफेक्टिव मास को वेरिएबल मास भी बोल के रखा था, ठीक है। हमारे इक्वेशन m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाले में, उस रिलेशन में जो m था ना, दैट वाज द वेरिएबल मास, उसको यहाँ पे बोल के रखा हुआ इफेक्टिव मास। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लियरली m इज मोर देन m नॉट।
अब काफी लोगों को लगता है कि सर इतना क्लियर तो समझ में आया नहीं कि ये बाकी बातें समझ में आ गई, लेकिन m इज मोर देन m नॉट होगा, ये आपको कैसे पता? तो मैं इस बात को भी पूरा तरीके से प्रूव कर देता हूं। देखो बेटा, अभी हमने जो रिलेशन डेवलप किया था वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है कि दिस v इज कंपेरेबल टू c। अब होता क्या है कि दिस v इज कंपेरेबल टू c। अब जरा गौर फरमाइएगा, मतलब v की वैल्यू अब c को एक्सीड नहीं कर रही है, बट मतलब c के आसपास ही कुछ ना कुछ है। ठीक है, तो जब ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आप करोगे, अब जो v की वैल्यू है वो c के आसपास ही है। v इज स्लाइटली लेस कंपेयर टू c, v इज स्लाइटली लेस कंपेयर टू c। भाई इतना तो कम से कम होना चाहिए ना कि कंपेरेबल टू c, कंपेरेबल हो c के। ठीक है, तो यहाँ पे v इज स्लाइटली लेस देन c। तो जैसे आप इसका रेशियो निकालोगे, जैसे आप इसका रेशियो निकालोगे, तो वो जो रेशियो आएगा ना वो छोटा आएगा 1 से। इसका जो रेशियो निकालोगे वो 1 से छोटा आएगा। अब 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू को माइनस करोगे तो जो इसका आंसर आएगा वो 1 से छोटा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर चल रहा है ना, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर चल रहा है, दिस इज लेस देन 1। डिनोमिनेटर, यहां पर जो डिनोमिनेटर चल रहा है दिस इज लेस देन 1। अब जरा गौर करें, जब मैं m नॉट को डिवाइड करूंगा बाय अ वैल्यू विच इज लेस देन 1, ठीक है, जब m नॉट को डिवाइड करूंगा बाय अ वैल्यू विच इज लेस देन 1, m नॉट इज डिवाइडेड बाय अ वैल्यू विच इज लेस देन 1, तो होना क्या है? अब जरा गौर करो, जैसे मान लो अगर तुम एक डमी एग्जांपल ले लो, अगर तुम ना m नॉट को डिवाइड करते हो बाय अ वैल्यू विच इज लेस देन 1, मतलब 0.5 से डिवाइड कर लो उसको। ठीक है, तो बेटा ये 0.5 का मतलब क्या होता है? 1/2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ m नॉट। ये वाली बात चमकी दिमाग में। इसका मतलब अगर मैंने m नॉट को डिवाइड करा है बाय अ वैल्यू विच इज लेस देन 1, तो आंसर जो है ना वो m नॉट से बड़ा आने वाला है। आंसर जो है वो m नॉट से बड़ा आने वाला है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि अगर m नॉट को मैंने डिवाइड कर दिया बाय अ वैल्यू विच इज लेस देन 1, तो m जो है ना दिस इज मोर देन m नॉट। ठीक है, तो देन m इज मोर देन m नॉट, और वही बात वहां पर लिखी भी हुई थी। ठीक है, यहां पर मतलब यहां पर मतलब यहां पर। ठीक है, m इज मोर देन m नॉट। तो एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट तो लोगे ही तुम, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मेन स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना। पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद मेन स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना। इसका स्क्रीनशॉट हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। अब जरा यहां पे आ जाओ, तो वही लिखा हुआ था m इज मोर देन m नॉट। तो सारी जो चीजें मैंने बोल्ड करके रखी हुई हैं, लेकिन ऑब्वियसली समझा तो मैंने दिया ही है। तो एक काम करो, सीधे इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही क्लीन फॉर्मेट में, बहुत ही क्लीन फॉर्मेट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो हो गया। अब आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के। अच्छा, बेसिक फंडे के ऊपर आ रहे हैं, तो इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना अच्छे से, m इज मोर देन m नॉट का। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, पहली बात समझना, यहां पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको तो देख लेंगे, लेकिन पहले कॉमन सेंस लगाओ। तुम्हें क्या लगता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के पीछे का पूरा फंडा क्या हो सकता है? तो जरा गौर करें, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको समझना है तो आपको पहले न्यूक्लियस को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी समझना है तो पहले आपको न्यूक्लियस को देखना पड़ेगा। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको समझना है तो पहले आपका पूरा फोकस कहां होना चाहिए? पूरा फोकस न्यूक्लियस पे होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। ये रहा मान ले अपना न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है बेटा? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं ना, वो तो घूम रहे होते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव होते हैं, भूल मत जाना। प्रोटॉन्स कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर एक और चीज होगी बेटा, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स के पास तो खैर चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल एंटिटी, तो इसके पास है बहुत सारे न्यूट्रॉन्स।
देखो, न्यूट्रॉन्स कभी भी मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होते बेटा, मतलब अभी तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज न्यूट्रॉन्स के पास चार्जेस नहीं है ना, उनके पास सिर्फ और सिर्फ मास है, उनके पास चार्ज तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मास है। तो अगर चार्ज नहीं है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करने वाला कौन? न्यूट्रॉन। लेकिन अगर आप प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन्स में भाई साहब भर भर के चार्ज है, प्रोटॉन्स में भर भर के चार्ज है पॉजिटिव का। अब जरा गौर करो यार, अगर यहां पे आप इसकी बात करें, दो प्रोटॉन्स की बात करें, तो पहला वाला प्रोटॉन दूसरे वाले को रिपेल कर रहा होगा और दूसरा वाला प्रोटॉन पहले वाले को रिपेल कर रहा होगा। उसके बाद पहले और तीसरे में रिपल्शन, तीसरे और पहले में रिपल्शन, दूसरे और तीसरे में रिपल्शन, तीसरे और दूसरे में रिपल्शन, पहले और चौथे में रिपल्शन, चौथे और पहले में रिपल्शन, फिर चौथे और दूसरे में। भाई कितने पेयर बन जाएंगे यहाँ पे, आया समझ? और रिपल्शन 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 भर के रिपल्शन। अब जरा सोचना, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा तो फिर वो जगह कम घेरने का ट्राई करेंगे। अरे अट्रैक्शन है ना, तो वो इसको इधर आ, इसको इधर आ, इसको इधर आ, सब अगर ऐसे इकट्ठे चिपक जाएंगे तो वो जो एम्बॉडीमेंट है उसके अंदर जगह कम घेरेगी ना। लेकिन अगर जैसा यहां पे हो रहा है, अगर वैसा होता है, जो कि वैसा होता ही है, अगर मल्टीपल रिपल्शन चलते हैं तो रिपल्शन से क्या होता है कि सब एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे, लेकिन रहना न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो प्रोटॉन सब एक दूसरे से दूर जाने का ट्राई करेंगे, तो वहां पे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी डेवलप होती है। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब होता क्या है, तो पर न्यूक्लियस जो है ना, न्यूक्लियस ने इन सारे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को, पहली बात तो ये समझ जाओ कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ना कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। आप जानते हैं इस बात के बारे में ना अच्छे से कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, अच्छा ये भी कहते हैं कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द टू स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आर द टू स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियॉन। या फिर आप इसको साफ शब्दों में कह दें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ना, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनना, तो यहां पे क्या है, इन सारे न्यूक्लियॉन्स को, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने इन सारे न्यूक्लियॉन्स को एकदम ऐसे दबा करके रखा है, कंपोज करके रखा है, कंप्राइज करके रखा है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि अंदर कितनी हलचल है, अंदर हर प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, ये बात श्योर है, अंदर हर प्रोटॉन के बीच में क्या हो रहा है बेटा, रिपल्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये कि न्यूक्लियस को ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगा करके रखनी पड़ी होगी सारे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखने के लिए, ठीक है। न्यूक्लियस को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा के रखनी पड़ी होगी सारे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखने के लिए, और इसी एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आया समझ के नहीं आया? न्यूक्लियस ने सारे प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखने के लिए बहुत जबरदस्त अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करके रखी हुई है, ठीक है। सो दैट एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज द न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी या फिर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये वाली बात दिमाग में बैठी अच्छे से, पक्का, ठीक है। तो एक तो ये डायग्राम बनाओगे आप, जो कि बहुत ही लाजमी है बनाना, और उसके बाद अपन लिख देंगे कि द न्यूक्लियस binds all the nucleons। और जब भी मैं ये टर्म यूज करता हूं न्यूक्लियॉन्स, तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, वो दो स्टेट्स होते हैं न्यूक्लियॉन्स के। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा, दो स्टेट्स होते हैं न्यूक्लियॉन के। इट्स एज सिंपल एज दैट। या फिर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कह सकते हो कि दे आर बेसिकली कलेक्टिवली कॉल्ड एज नथिंग बट न्यूक्लियॉन, ठीक है। चलो ओके डन। द न्यूक्लियस बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियॉन्स in spite of their repulsion, in spite of interprotonic repulsions। ये जो रिपल्शन चल रहे हैं वो किसके बीच में चल रहे हैं, ये जो खींचतानी चल रही है वो किसके बीच में चल रही है, इंटरप्रोटोनिक रिपल्शंस, प्रोटॉन के बीच में इंटरप्रोटोनिक रिपल्शंस। चले तो क्या हो गया, न्यूक्लियस बाइंड्स ऑल द न्यूक्लियॉन्स इन स्पाइट ऑफ इंटरप्रोटोनिक रिपल्शंस, और इसी एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। सो दिस एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बात चमक गई दिमाग में बेटा, ये छपा हुआ सवाल है, ये सवाल छपा हुआ है, आएगा पक्का आएगा, या तो ये आ जाएगा या तो इससे रिलेटेड कोई कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं।
चलें, बहुत शानदार, फिर इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब जरा इसको गायब किया जाए और आपको बेसिक स्लाइड्स के ऊपर लेके आया जाए। मैंने हमेशा कहा है कि स्लाइड्स पे लिखा हुआ एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, उसको दिमाग में छाप लेना, दिल में छाप लेना, बहुत जबरदस्त तरह से काम आने वाला है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑब्वियसली अ स्टेबल स्ट्रक्चर, बिकॉज अगर न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा। और जब हमने एटम्स का पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह सब देखा था तो हमने एक बात समझ ली थी कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कोई भी दे दे, मॉडल कोई भी दे दे, लेकिन एक बात मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एटम इज स्टेबल और दूसरा एटम इज न्यूट्रल। कोई सा भी मॉडल हो, कोई सा भी स्ट्रक्चर हो, एटलीस्ट उसको ये बात तो मेक श्योर करना बहुत जरूरी होता है कि एटम की जब बात की जाए तो एटम स्टेबल होगा और एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। आई पूरी बात समझ, चलो ठीक है। तो एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर, डन कर दो। देयरफॉर न्यूक्लियॉन्स इन एवरी न्यूक्लियस आर बाउंड टुगेदर विद शॉर्ट रेंज इंटरैक्टिंग फोर्सेस कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्सेस। बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, लेकिन इससे बिल्कुल भी गलती से ये मत समझ लेना कि ये फोर्सेस थोड़े नाजुक है। अरे भाई नाजुक नहीं है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस हैं पूरे नेचर में। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। हालांकि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। इसका जो पूरा एप्लीकेशन है ना वो शॉर्ट रेंजेस पे होता है, बहुत दूर दूर से अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस है लेकिन है बहुत तगड़ा, मैग्नीट्यूड बहुत जबरदस्त होता है न्यूक्लियर फोर्स का, ठीक है। एक सवाल भी इस पर बेस्ड कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा अच्छा होता है कि न्यूक्लियर फोर्स अच्छा होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अच्छा होता है। बेटा सबसे अच्छा होता है न्यूक्लियर फोर्स। आई पूरी बात समझ, चलो ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, इस पे डन लगा देना। उसके बाद क्या है, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस टू सच अ डिस्टेंस सो दैट देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन देम। अब सर ये पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या होगा, एक बात सुनो। जैसे मान लो किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए अगर 100 जूल की एनर्जी लग गई, ठीक है, सुनते हुए चलना, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए अगर 100 जूल की एनर्जी लग गई है तो उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी आपको 100 जूल की एनर्जी ही लगानी पड़ेगी। आया समझ के नहीं आया? तो वैसे ही क्या होता है, जैसे मान ले कि अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस ने अपने सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने के लिए बहुत जबरदस्त अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन्वेस्ट करके रखी हुई है, ठीक है। तो ये एनर्जी लगी थी सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने के लिए, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करवा लें, ठीक है, सेपरेट करवा लें मतलब ऐसा सेपरेट करवा लें कि जो ये प्रोटॉन है और जो ये न्यूट्रॉन्स हैं वो इतना दूर दूर चले जाएं कि न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो उसके ऊपर से खत्म हो जाए। ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना वो इतना दूर चले जाएं कि न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है वो इसके ऊपर से खत्म हो जाए, ठीक है। तो तब ऐसे न्यूक्लियॉन्स को इतना दूर लेके जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा वो बहुत जबरदस्त अमाउंट ऑफ वर्क होगा। बिकॉज मैं बता चुका हूं किसी भी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है उस सिस्टम को डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई सिस्टम कम एनर्जी लेकर के बना है तो डिस्ट्रक्शन भी कम एनर्जी पे पॉसिबल है, लेकिन जब तक आप न्यूक्लियस की बात करेंगे तो यहां पे एनर्जी छोटी नहीं होने वाली, यहां पे एनर्जी बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है। तो अब अगर आप न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना चाहेंगे तो पहले सोचो कि ये न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए एनर्जी किसने लगाई थी, न्यूक्लियस ने, विच वॉज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहां पे उनको वहां से सेपरेट करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए भी बहुत जबरदस्त अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क, एनर्जी बोले तो वर्क, वर्क बोले तो एनर्जी। किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क करते हैं वो सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। एग्जांपल बहुत बेसिक एग्जांपल तुम्हारे पास मौजूद है पहले से ही। कैसे बेटा, मान लो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपने पास ग्राउंड लेवल है। अब किसी बॉडी को अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक लेकर के आ गया तो भैया जो मैंने वर्क करा है वो उसके अंदर स्टोर हो गया उसके एनर्जी के फॉर्म में। अब मैंने वर्क कितना करा, तो वर्क होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर बॉडी का मास m के बराबर है तो उसको ऊपर लेके जाने के लिए मुझे फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, mg के बराबर, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे h के बराबर। अरे ये जो फॉर्मूला है ना ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, तुम देख चुके हो पहले से ही। दिस इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। और मैंने वही तो कहा था कि सिस्टम को बनाने के लिए या सिस्टम पे आप जितना वर्क करोगे वो वर्क उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर।
विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? पक्का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, एक तरफा। चलो ठीक है। अब वैसे ही यहां पे होता है भाई साहब कि अगर आपने न्यूक्लियस को दबा करके रखा हुआ है तो जो एनर्जी लगी है, जो अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा था, उतना ही वर्क करना पड़ेगा। कब? जब आप न्यूक्लियस को सेपरेट करना चाहेंगे। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू सच अ डिस्टेंस सो दैट देयर इज नो इंटरैक्शन, टू सच अ डिस्टेंस सो दैट देयर इज नो इंटरैक्शन बिटवीन देम। कोई इंटरैक्शन बचा ही नहीं। ठीक है, ओके डन। दिस वर्क डन इज अ मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये स्टेटमेंट है बड़ा छोटा पर है बड़ा इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट है बहुत छोटा पर है बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, दिस वर्क डन इज द मेजर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। अब ऐसा क्यों? अरे अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए मान ले 500 जूल लग गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए अगर मेरे को 500 जूल की एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसकी पक्का सा मतलब क्या हो गया इसका कि भाई एक बात समझ जाओ कि न्यूक्लियस को बनाने के लिए भी 500 जूल की एनर्जी ही लग गई होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतनी पूरी बात समझ में आ गई? तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो बहुत शानदार, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय दिया था। चलो अब उसके बाद कहानी क्या बोलना चाह रही है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, अब तक मैं जिस भावनाओं की बात कर रहा था कि भाई न्यूक्लियस ने सारे प्रोटॉन्स को बांध के रखा है, तो जो एनर्जी लग रही है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। उसको सिंगल लाइन पे आप ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज द एनर्जी with which न्यूक्लियॉन्स बोले तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर बाउंड इन द न्यूक्लियस, बंधे हुए हैं। कहां बंधे हुए हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर बंधे हुए हैं। इट इज मेजर्ड बाय, अच्छा एक और चीज है, जब न्यूक्लियस बन रहा था तब तो आप वहां पर मौजूद नहीं थे, तो अब यार उस न्यूक्लियस के अंदर कितनी एनर्जी है या उस न्यूक्लियस ने कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगा करके रखी है वो तो आपको नहीं पता। तो वो आप कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए यहां पे लिखा हुआ है कि दिस बाइंडिंग एनर्जी मतलब इट इज मेजर्ड, मतलब दिस बाइंडिंग एनर्जी इज मेजर्ड बाय वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के बनने के टाइम पे आप मौजूद नहीं थे तो आप नहीं जानते हैं कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगी है। बट एक काम करो ना, उसको तोड़ने का ट्राई करो, उसके न्यूक्लियॉन्स को दूर लेके जाने का ट्राई करो, मतलब न्यूक्लियस को तोड़ने का ट्राई करो। तो अगर आपको मान लीजिए कि न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है 500 जूल, अगर न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में आपकी एनर्जी खर्च हो जाती है 500 जूल, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा बेटा अगर 500 जूल मुझे खर्च करनी पड़ रही है, इसका मतलब न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 500 जूल रही होगी, तभी तो उसके न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने में मुझे 500 जूल देना पड़ रहा है। आया समझ? चमक रही पूरी बात? ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आप कैसे निकालते हैं? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स। और ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियॉन्स को बस हल्का सा दूर लेकर के आ गए, भाई न्यूक्लियॉन्स को इतना दूर लेकर के चले जाओ कि अब न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन के ऊपर वो डिमिनिश हो जाए, वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स एन इन्फिनाइट डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस so that they may not interact। अब उनके बीच में कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनके बीच में अब कोई भी इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। द ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब यहां पे तुम्हारा दिमाग चमकना चाहिए। अब तक की पूरी बात क्लियर हो चुकी है, अब तक की पूरी बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब तुम्हारा दिमाग यहां पे चमकना चाहिए कि यार अभी तक तो न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे थे, अब अचानक से ये आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस यहां पे क्या कर रहा है? यहां पे अचानक से आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या कर रहा है? बिकॉज यहां पे m क्या होता है? ये m ही तो खेल है भाई, ये m ही तो अलग खेल है। दिस m इज द डिसअपियरिंग मास, दिस m इज द डिसअपियरिंग मास। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मसला, कोई दुख दर्द परेशानी पीड़ा तो नहीं यहां तक? चलो ठीक है, ओके डन। अब जरा गौर करना है यहाँ पे। इट इज फाउंड दैट रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस। अभी तक क्या मैंने बता दिया कि भाई जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए
इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको दरअसल यूज करना पड़ेगा आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस। तो वो कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा। एक काम करो, पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलें फिर, बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। तो ये वाला पॉइंट हम देख चुके थे बहुत ही बेहतरीन तरह से। अब सर ये जो ये सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये सर जो ये सेकेंड लास्ट पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूरा बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ना आपको थोड़ा सा अलग चीज, अलग फंडे के ऊपर आना पड़ेगा। तो आई गेस आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया था। अब मैं जरा आप लोग को ना एक बहुत शानदार चीज बता रहा हूं, ठीक है। आप सब लोग जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, एक चीज होती है बेटा, इसे अपन कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं सर? मास डिफेक्ट। अब ये क्या होगा, तो ना इसके लिए थोड़ा सा बेसिक आपको आना चाहिए। तो मैं आपको एक बार बेसिक टाइट कर दूं ताकि अपन सब लोग सेम पेज पर है। अगर मैंने कभी लिखा है m सबस्क्रिप्ट p, ठीक है, तो इसका मतलब होने वाला है बेटा मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ध्यान रखना है इस बारे में अच्छे से। अगर मैंने m सबस्क्रिप्ट p लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और बेटा एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1.67 10 टू द पावर -27 kg। ये होता है बेटा मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, वैसे ही अगर मैंने कभी m सबस्क्रिप्ट छोटा वाला n लिखा है, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। इसका मतलब होता है बेटा मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। और एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है, एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है, वो जरा सा, हल्का सा ही भारी होता है एज वन कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो 1.6723 10 टू द पावर -27 kg। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बहुत जबरदस्त। और अब क्या बच गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। तो भैया न्यूक्लियस के बाहर ही है, बट फिर भी इलेक्ट्रॉन भी तो है ही ना, अपना ही एटम का पार्ट है, एटम का तो पार्ट है ही ना। तो m सबस्क्रिप्ट e का मतलब क्या होगा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। m सबस्क्रिप्ट e का मतलब क्या होगा बेटा, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक चीज को सुपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, कहीं पे, कहीं से कहीं तक, ठीक है। कोई दिक्कत आपको ना रह जाए, इसका मैं ख्याल रख रहा हूं। तो आपको बस लेक्चर को बहुत इत्मीनान से, प्यार से, एकदम तसल्ली से देखते हुए चलना है। जब लेक्चर खत्म होगा देन यू विल फील कि यार बहुत सारी चीजें दिमाग में बहुत बेहतरीन तरह से बिठा दी हैं सर ने, ठीक है। चलो, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा, 9.1 10 टू द पावर -31 kg। डेटा डेटा डेटा, ठीक है। आया समझ के नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये था मास ऑफ 1 प्रोटॉन, ये था मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ये था मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? चलो ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एक टर्म आता है बेटा AMU। 1 AMU का मतलब होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको कभी कभी 1 U भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है 1 यूनिफाइड मास, ठीक है। अब सर ये किसके बराबर होता है, तो सर ये होता है 1.66 कह लो, 1.67 कह लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ज्यादा अंतर नहीं है। तो 1.67 10 टू द पावर -27 kg। मतलब कहीं ना कहीं ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1 AMU के बराबर है। किसके बराबर है, 1 AMU के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बेटा कि हमेशा ना, हमेशा जब भी कोई मास डिसअपियर होगा तो उसके साथ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि यार इक्वल टू mc² वाला जो m है ना, दैट इज बेसिकली डिसअपियरिंग मास। तो वहां पर उसके साथ भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एसोसिएटेड होगी। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाता हूं। पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। जल्दी करना, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, ठीक है। अब जरा गौर करो, जब भी कोई मास डिसअपियर होगा तो क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाएगा वो। अगर एक AMU डिसअपियर हो गया तो क्या होगा, तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ the disappearance of 1 AMU mass, energy associated with the disappearance of 1 AMU mass। जब एक AMU का मास डिसअपियर होगा तो क्या अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा या प्रोड्यूस करके जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, mc², जहां पे m होगा डिसअपियरिंग मास। अब m कितना है, मान ले 1 AMU। m कितना है, मान ले 1 AMU। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, c का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 AMU क्या होता है, 1 AMU हम पढ़ चुके थे बेटा, 1 AMU होता है 1.67 10 टू द पावर -27। उसके बाद क्या होता है बेटा, c का स्क्वायर। अब ये c क्या होता है, तो c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो 3 × 10 टू द पावर 8, और उसका भी स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना बेटा, तो अपना आंसर क्या आएगा, 931.25 अप्रोक्सीमेटली 931.25
10 to the power 6, 1.6 10 to the power minus 19 जूल्स। अब एक बड़ी नाजुक सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। एक काम करो बेटा, जल्दी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, ये कितने जूल्स के बराबर होता है। क्या करना है बेटा, आप लोग को वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे लिख देना है सर इस टाइम स्टैंप पे, वीडियो पॉज करोगे टाइम दिख जाएगा, तो सर इस टाइम स्टैंप पे आपने सवाल पूछा और ये रहा इसका आंसर, ठीक है। तो सर अब आपने ये वाला काम कर लिया होगा, अब एक काम करो बेटा, वापस आ जाओ, वीडियो को प्ले करो। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स, ठीक है, डन है। अब ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है वो कैसे काम करेगी तुम्हारा, यहां पे आसान, जरा गौर करो। Energy associated with disappearance of 1 AMU is 931.25। भाई 10 टू दी पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा। 10 टू दी पावर 6 का मतलब क्या होता है, मेगा। और आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। तो 1.6 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ईवी यहां पे आ जाएगा। तो खत्म भैया, एनर्जी कितना आ गया 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द परेशानी तो नहीं, पक्का। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, बहुत बेहतरीन बेटा, क्लियर डेट अप, ठीक है। तो ये वाला केस तो अपना पूरा हो चुका है। अब क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, उसकी तो हम बात पूरी कर चुके थे। अब यहाँ पे है इट इज फाउंड दैट रेस्ट मास जो होगा ना न्यूक्लियस का, दिस इज स्लाइटली लेस। अब इसका पूरा लॉजिक क्या था, तो चले इसको अब एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। अब आपको पूरी कहानी जो है ना वो समझ में आएगी। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बेसिक कोई डमी एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आपने अब तक क्या पढ़ लिया कि प्रोटॉन का मास जरा कम होता है और न्यूट्रॉन का मास जरा सा भारी होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का मास बस जरा सा भारी होता है एज वन कंपेयर टू प्रोटॉन। तो मैं यहाँ पे अभी रफ एग्जांपल्स लेने वाला हूँ, रफ वैल्यूज लेने वाला हूँ, ठीक है। वैसे होता क्या है, जो मास होगा ना प्रोटॉन का वो तो एएमयू में होगा, मास जो होगा प्रोटॉन का वो तो एएमयू में होगा, बट एएमयू इतनी छोटी यूनिट है ना कि उसको इमेजिन करने में फिर हल्का सा परेशानी आती है। तो मैं काम करूंगा, मैं बेस सेट करने के लिए ऐसा बोल देता हूं कि मैं तो ग्राम्स में लेके चल रहा हूं, ठीक है। मेरा डेटा पकड़ना, रफ वैल्यूज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सुनो, जैसे मान लो हमने निकाला मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, हमने कोई न्यूक्लियस की बात करी जहां पे हमने मास ऑफ प्रोटॉन्स निकाले, तो वो आया 25 ग्राम। कितना आया बेटा, 25 ग्राम आया, ठीक है। उसके बाद फिर हम चले गए मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। फिर हमने क्या निकाले बेटा, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा प्रोटॉन्स का मास आया था 25 ग्राम और जब न्यूट्रॉन्स का मास इवैल्यूएट किया तो न्यूट्रॉन्स का मास आ गया था 27 ग्राम। कितना आ गया था, 27 ग्राम्स आ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो भाई प्रोटॉन्स का मास आ रहा है 25 ग्राम, न्यूट्रॉन्स का मास आ रहा है 27 ग्राम। तो कायदे से मतलब जो तुमको लगेगा, जो तुम कैलकुलेट कर पाओगे, तो कैलकुलेटेड मास तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, कैलकुलेटेड मास तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए, 25 प्लस 27 मतलब 52 ग्राम्स। कायदे से कैलकुलेटेड मास जो है ना बेटा वो कितना आना चाहिए, 52 ग्राम्स। लेकिन हुआ क्या, यहीं पे सबसे प्यारा खेल हो गया जहां से डेवलप होता है कि आप कैसे रिलेट कर पाएंगे बाइंडिंग एनर्जी को मास डिफेक्ट डेल्टा एम सी स्क्वायर के साथ, ठीक है, मतलब एनर्जी मास इक्विवेलेंस के साथ। अब जरा गौर करना क्या होता है, आपने जो कैलकुलेट किया मास ना वो कितना आ गया इसका, 52 ग्राम्स। अब वही सोचेंगे, हाँ भैया अगर न्यूक्लियस बन रहा है तो प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को मिला करके बन रहा है, तो अगर प्रोटॉन्स का मास है 25 ग्राम, न्यूट्रॉन्स का मास है 27 ग्राम, तो जोड़ने के बाद जो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 52 ग्राम। सो दिस इज द कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कितना, 52 ग्राम। लेकिन अभी कहानी बची है। लेकिन जब न्यूक्लियस का असलियत में मास देखा गया, तो वो 52 ग्राम से कम आ रहा था। कितना आ रहा था, 50 ग्राम, ठीक है। अब तुम सोचो क्या झटका देने वाली बात है, ठीक है। तुम जानते हो कि न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को मिला करके, दोनों का मास जोड़ के देखा तो आया 52 ग्राम। लेकिन जब असलियत में पूरा कंपोजिशन, मतलब जब पूरा न्यूक्लियस का मास देखा गया तो वो 52 ग्राम नहीं आ रहा है, वो उससे कम आ रहा है मेरे भाई। कितना आ रहा है, 50 ग्राम आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डेटा चल रहा है पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो बट ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, बट ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, बट ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कितना,
50 ग्राम्स। तो भैया यहां से एक बात दिमाग में खनकती है कि यार ऑब्जर्व्ड मास आ रहा है 50 ग्राम, जबकि कैलकुलेशन के हिसाब से आना कितना चाहिए 52 ग्राम। तो जब ये कंपोज्ड पार्टिकल्स ऐसे एक एक करके जब गिना गया ना उसको पूरा, तो मास कितना आया 52, और जब जोड़ दिया, जब पूरा कंपोजिशन न्यूक्लियस का बन गया, तब न्यूक्लियस का मास कितना आ रहा है 50 ग्राम। तो ये 2 ग्राम का मास गया कहां, ये 2 ग्राम का मास गया कहां, तो ये जो 2 ग्राम का मास अभी गायब हो रहा है ना, जो ये मास गायब हो रहा है ना, इस गायब होने वाले मास को कहा जाता है मास डिफेक्ट। क्या कहा जाता है इसको, मास डिफेक्ट। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ऑब्जर्व्ड मास कितना आया बेटा 50 ग्राम, और कैलकुलेटेड मास कितना था 52 ग्राम। सो दिस डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड मास, दिस डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मास, और तुमने ये मास कैलकुलेट कैसे करा था भैया, सम ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स एज वेल एज सम ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स का मास, तुमने वही करा होगा ना। न्यूक्लियस का मास कैसे इवैल्यूएट किया था, सम ऑफ ऑल दी मासेस ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ ऑल दी मासेस ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स। अब जो तुमको मिला दैट वाज योर कैलकुलेटेड मास, ठीक है, और ऑब्जर्व्ड मास कुछ अलग आ रहा है, कुछ कम आ रहा है, तो उस डिफरेंस को कहा जाएगा मास डिफेक्ट। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द कैलकुलेटेड मास of protons and neutrons and the observed mass of the nucleus and the observed mass of the nucleus and the observed mass of the nucleus is called as the mass defect. ठीक है, is called as the mass defect, is called as the mass defect, और इस मास डिफेक्ट को बेटा डेल्टा एम से आप करेंगे रिप्रेजेंट। ठीक है, अब सर एक सवाल आता है कि सर ये बात समझ में आ गई कि ठीक है यहाँ पे मास का डिफेक्ट तो हो रहा है, मास गायब तो हो रहा है, बट बाइंडिंग एनर्जी को आपने इससे कैसे रिलेट करा। अब एक बात सुनना, जब आप एनर्जी की बात करेंगे ना, एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाली एनर्जी की जब आप बात करेंगे, तो वहां पे जो एम होता है वो होता है डिसअपियरिंग मास। एम क्या होता है, डिसअपियरिंग मास। और हमने क्या चीज पढ़ के रखी है कि जब भी कोई मास अगर डिसअपियर होगा, जब भी कभी भी अगर कोई मास डिसअपियर होगा, तो वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ई प्रोड्यूस करके जाएगा। ठीक है, यहां पर भी दरअसल कायदे से अगर देखा जाए तो यहां पर भी एक मास जो है वो डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, यहां पे फॉर एग्जांपल वाइज अगर चेक करें तो हमारा 2 ग्राम का मास जो है वो डिसअपियर हो रहा है, तो वो जो 2 ग्राम का मास गायब हुआ ना, उसने दरअसल एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, और वो कौन सी एनर्जी होगी बेटा, वो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होगी। आया समझ के नहीं आया, तो जब भी कोई मास डिसअपियर होता है तो वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ई में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर भी मास डिसअपियर हो रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो न्यूक्लियस की ही बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। आया समझ के नहीं आया, पक्का आ गया समझ, चलो ठीक है। तो ये तो मास डिफेक्ट। अब उसके बाद क्या होगा, दिस मास डिसअपियर्ड। अब ये जो 2 ग्राम का मास डिसअपियर हुआ था, दिस मास डिसअपियर्ड, मतलब मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज कन्वर्टेड इनटू द बाइंडिंग एनर्जी, इज कन्वर्टेड इनटू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। मेरे ख्याल से अब ये बात आपके दिमाग में बहुत सही से बैठ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर हो। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, पहले ना स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करो। तो जरा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जरा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। उसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, सिंगल लाइन है बेटा, स्टेटमेंट है बस। हो गया, चलो आगे बढ़े, अब निपटाएं इसको। चलो बहुत शानदार, क्लियर है। हाँ, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज फाउंड दैट रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस वही हमने कितना लेके रखा था बेटा, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस वही 50 ग्राम। This was the rest mass of the nucleus 50 grams, ठीक है, is always slightly less than the sum of rest masses of free neutrons and free protons। भाई वो free neutrons और free protons का जो masses था उसका समेशन कितना आ रहा था, वो तुमको याद होगा एग्जाम्पल के हिसाब से, तो 25 ग्राम का प्रोटॉन और 27 ग्राम के न्यूट्रॉन्स। कितना आया था अपने पास, ये 52 ग्राम्स।
तो रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस 50 ग्राम इज ऑलवेज लेस देन द समेशन ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो वो जो डिफेक्ट, वो जो डिफरेंस आ रहा है मासेस में, उसे कहा जाता है मास डिफेक्ट। ये वाली पूरी बात समझ में आ गई। और जब भी कोई मास अगर डिसअपियर होगा तो वो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करके जाएगा या उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट एनर्जी ओवर हियर इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक काम करो, जल्दी इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। चले ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से। चले आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा हुआ इसके अंदर, दिस इज एज इफ सर्टेन मास डिसअपियर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस। सही बात है, जब न्यूक्लियस को फॉर्म किया तो हमने देख लिया अपने एग्जांपल के हिसाब से कि 2 ग्राम का मास तो गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 2 ग्राम का मास जो गायब हो रहा है वो कब गायब हो रहा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस एक मास गायब हो रहा है। छोटी मोटी बात तो नहीं है भैया, मास कहाँ गायब हो गया भाई, आंखों के सामने मास गायब हो गया है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हुआ है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में, ठीक है। आगे बात समझ ओके आगे बढ़ेंगे। अब दिस डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर्मिंग द न्यूक्लियस, जो कि अपना कितना आया था, फिर से बता रहा हूं, न्यूट्रॉन 27 ग्राम के, प्रोटॉन 25 ग्राम के एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मास कितना आया था, केवल 50 ग्राम। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 52 ग्राम्स। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है ना 52 माइनस 50, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट। और ध्यान रखिएगा कि मास के डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करने वाले हैं मास के डिफेक्ट को। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इट इज दिस मास डिफेक्ट विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ये जो मास अभी गायब हुआ है ना, ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी ही तो रिस्पॉन्सिबल होती है सारे न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखने के लिए। ये बाइंडिंग एनर्जी किसने इन्वेस्ट करी है, ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस ने इन्वेस्ट करी है, ठीक है। सो दिस बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस, ठीक है। यहां तो कोई मसला तो नहीं है, यहां तो कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये डेटा हमारा डमी वैल्यूज थी, ठीक है। चलो ओके डन। तो एक काम करो बेटा, स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लो जल्दी हो गया। चलो आगे बढ़ जाए। अब दिमाग में ये चीज बिल्कुल डन हो चुकी है ना कि ये जो मास गायब हुआ है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, ये कन्वर्ट हुआ है बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो आपको ऑब्वियसली क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा मास डिफेक्ट, ठीक है। तो मैं एक टर्म यहाँ पे लिख दूं आप लोग के लिए पहले से ही, बाइंडिंग एनर्जी अराइजेस, या इसको ऐसे लिख लेते हैं कि द मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज द डिसअपियर्ड मास। ये जो मास डिफेक्ट आया था डेल्टा एम का, ये वो डिसअपियर्ड मास है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इज द डिसअपियर्ड मास जो कि कन्वर्ट हो गया बाइंडिंग एनर्जी में, दैट बेसिकली कन्वर्टेड इटसेल्फ या दैट कन्वर्ट्स इनटू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, दैट कन्वर्ट्स इनटू द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, दैट कन्वर्ट्स इनटू द बाइंडिंग एनर्जी मतलब B डॉट ई, द बाइंडिंग एनर्जी मतलब B डॉट ई ऑफ द न्यूक्लियस। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से यहां तक की पूरी बात आपके दिमाग में, दिलो ज़हन में अच्छे से बैठ गई होगी, पक्का, ठीक है। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, इसको अपन लिखेंगे ऐसे, भैया वैसे भी एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, m इंटू सी का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, यहाँ पे होगी बाइंडिंग एनर्जी, और वो किसके बराबर होगा, m कौन सा मास होता है, डिसअपियर्ड मास, तो डेल्टा m इंटू सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये लिखी है इन अकॉर्डेंस विथ एनर्जी मास इक्विवेलेंस। ये इक्वेशन मैंने यहां पे लिखी है बेटा इन अकॉर्डेंस विथ द एनर्जी मास इक्विवेलेंस, इन अकॉर्डेंस विथ एनर्जी मास इक्विवेलेंस, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर चल रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है।
अब जरा यहाँ पे ना एक बार ये न्यूक्लियस का जो पूरा रिप्रेजेंटेशन था वो जरा देख लिया जाए, उसके बाद कहानी को यहीं से खींचना बड़ा आसान रहता है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी तो आपको समझ में आ गई, जो मैंने बता दिया आप लोग को, ये लिख लेना आराम से, ये आराम से लिख लेना, लेकिन पहले ना जरा एक अलग चीज पढ़ लो, उसके बाद फिर अपन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप जानते हैं न्यूक्लियस का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, न्यूक्लाइड रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है बेटा, वो होता है ए एक्स जेड, ठीक है। जहां पे आप सब लोग को पता है कि जो ये x है, दिस इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, दिस इज द नेम ऑफ द केमिकल एलिमेंट। उसके बाद z क्या होता है अपने पास, z होता है एटॉमिक नंबर। z क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर। Z क्या हो जाएगा बेटा, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप Z से कर देंगे रिप्रेजेंट। उसके बाद A जो होता है ना बेटा, A होता है मास नंबर। ए क्या होता है बेटा, ए होता है मास नंबर, और ये मास नंबर क्या होता है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मास नंबर क्या हो जाएगा बेटा, मास नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस कर देना इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बस इतनी सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर आपको कभी सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना हो तो आप कर सकते हैं a माइनस जेड, ठीक है। अगर आपको कभी सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो आप यहां पे कर सकते हैं a माइनस जेड। सो दिस a माइनस जेड बेसिकली गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ तो नहीं है, ठीक है। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर लेकर के आऊंगा मास डिफेक्ट के थ्रू। हो गया, हो गया, हो गया, चलो बहुत शानदार। एग्जाम्पल लो, इसका एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो 35Cl17 लिखा है, मान लो 35Cl17 लिखा है, इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं भाई, एक बार डन है, इसके पास प्रोटॉन्स होंगे 17, ठीक है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, इसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो भाई साहब a माइनस जेड कर लो, तो 35 माइनस 17 कर लिया, a माइनस जेड मतलब 35 माइनस 17, तो अपने पास आंसर कितना आ गया 18। इसके पास तो न्यूट्रॉन्स ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर हो, चलो ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लिया होगा, 3 2 1 रेडी गो, डन, खत्म करें इसको, चलो ओके। अब आते हैं आपको लेकर के पूरा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपको निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि व्हाट इज द मास डिफेक्ट, व्हाट इज द मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट कैसे निकलता है, चलें तो जरा इसके ऊपर आते हैं। पहले एक काम करो, ये जो मैंने बताया था ए क्या होता है, ए माइनस जेड क्या होता है, एम सबस्क्रिप्ट एन का मतलब मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, तो जरा एक बार इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए आपको मैं यहां निकाल के दिखाता हूं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। आ जाओ, नाउ इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम क्या देके रखा है मैंने, इसको नाम देके रखा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जरा मैं आपको लेके आता हूं मास डिफेक्ट के ऊपर। तो मास डिफेक्ट क्या होगा बेटा, हम लोग ने पहले ही बात कर ली थी। मास डिफेक्ट होता है सर कि हमने क्या मास कैलकुलेट करा और क्या मास ऑब्जर्व्ड हुआ, उसका डिफरेंस। तो कैलकुलेटेड मास और उसमें से माइनस कर देना कि क्या मास हमें ऑब्जर्व्ड हुआ, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड मास, कैलकुलेटेड मास माइनस द ऑब्जर्व्ड मास, इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, चलो ठीक है। जरा गौर करेंगे, अब मास डिफेक्ट डेल्टा एम से करेंगे रिप्रेजेंट, ठीक है। अब यार ये कैलकुलेटेड मास क्या होता है, तो कैलकुलेटेड मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स। कैलकुलेटेड मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स, ये होता है हमारे पास बेटा कैलकुलेटेड मास। और इसमें से आप माइनस करने वाले, माइनस करने वाले आप इसमें से इसका ऑब्जर्व्ड मास, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मास जो हमने मास स्पेक्ट्रोमीटर पे कैलकुलेट करा, दिस इज द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज बेसिकली द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब यार एक सिंपल सा गणित है यहाँ पे, अगर आपको निकालना है मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस निकालना है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप क्या करेंगे भाई, डेल्टा एम चल रहा है, हर एक बात को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चल रहा हूं, जरा गौर करना।
यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड मास। आपको निकालना है मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स। अरे कैसे निकालोगे, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मान ले m सबस्क्रिप्ट p। एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, मान ले m सबस्क्रिप्ट p। अब अगर मुझे निकालना है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास, तो मैं क्या करूंगा कि भैया एक प्रोटॉन के मास को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, हमारे पास होते हैं बेटा z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर इज बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स, प्लस करना पड़ेगा मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स। अब जरा गौर फरमाइएगा भाई, पूरे न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, अरे एक न्यूट्रॉन का मास होता है m सबस्क्रिप्ट n, ठीक है। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, तो मैंने बता के रखा था हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं a माइनस जेड। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द कैलकुलेटेड मास, माइनस करना पड़ेगा आपको ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। अब ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस को मैं m कह देता हूं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कई बार कई जगह पे आपको ऐसा भी दिख जाएगा कि जो ऑब्जर्व्ड मास है ना, जो ऑब्जर्व्ड मास ऑफ न्यूक्लियस है, उसको ऐसे भी लिखा जाता है कि मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के लिए हम यूज करते हैं उसका न्यूक्लाइड रिप्रेजेंटेशन AXZ, ठीक है। तो ऐसे भी कई जगहों पे दर्शाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप पूरी बात को समझ गए होंगे। इसको नोट करना ऐसे कोई बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी बुक्स में यूज किया जाता है, ठीक है। चलो हो गया, डन डन डन। तो यहां पे भी क्या आ चुका अपने पास, ये तो आया सिर्फ मास डिफेक्ट। ये क्या है बेटा, सिर्फ मास डिफेक्ट। अब मुझे क्या निकालना है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। मुझे क्या निकालना है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं इस मास डिफेक्ट को दरअसल पुट करने वाला हूं ये फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, विच वॉज बेसिकली इक्वेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास डिफेक्ट डेल्टा m इनटू इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 1 वी हैव, जैसे हमने वैल्यू को पुट करा फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो जरा देख लिया जाए क्या मिलने वाला है। देखो बेटा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या आने वाला था भाई साहब, कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। तो कैसे क्या कैलकुलेट मास, एक प्रोटॉन का मास इनटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस एक न्यूट्रॉन का मास इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, a माइनस जेड। ये अपने पास आ गया है बेटा कैलकुलेटेड मास, ये अपने पास आ गया है बेटा कैलकुलेटेड मास, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा मास ऑफ द न्यूक्लियस। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये डेल्टा m हो चुका है, ये हो चुका है डेल्टा m, यहां से लेकर के पूरा यहां तक, और बाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो डेल्टा m इंटू सी का स्क्वायर, बस बात खत्म। डेल्टा m इंटू सी का स्क्वायर, बस बात खत्म। सो ये आ गया है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, पक्का। अच्छा एक और टर्म होता है, ये तो पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है। मान ले फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर ना 10 न्यूक्लियॉन्स है। किसी न्यूक्लियस के अंदर अपने पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 10 न्यूक्लियॉन्स हैं, और मैंने बोला है कि यार न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है ना, वो आ रही है 100 जूल की। एग्जाम्पल दे रहा हूं, डेटा बस कोट कर रहा हूं फेमिलियर यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो अपने पास 10 न्यूक्लियॉन्स है इन टोटल, पूरा मिला करके 10 न्यूक्लियॉन्स है, और न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी लग रही है वो लग रही है 100 जूल की। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि यार न्यूक्लियस की कितनी एनर्जी लग रही है एक न्यूक्लियॉन को पकड़ के रखने के लिए, तो आप कह सकते हैं उसको अपन बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। भाई बेसिक सा गणित लगा लो, अगर 10 न्यूक्लियॉन्स को पकड़ने के लिए 100 जूल की एनर्जी लग रही है, तो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अरे 10 जूल हो गया ना। आया समझ के नहीं आया, तो आप ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना होगा ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अगर आपको निकालना होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो कौन सी बड़ी बात है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के लिए आप बस ये करिएगा कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या आया था, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो भी आया था
उसको डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियन के साथ, और नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो होता है ए के बराबर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड रिलेशन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। आई पूरी बात समझ, पक्का श्योर हो चुके हो, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, अब जरा पूरा ना इस बाइंडिंग एनर्जी का पूरा जो मैंने लिख दिया है उसका स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करना। पहले यहां से शुरुआत करो जल्दी। 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया हो गया हो गया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका निपटाओ जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट। हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ए के तरफा, ठीक है। वही चीजें यहां पर भी लिखी हुई थी, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा, और चाहो तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में यहां पे चीजें लिखी हुई हैं, तो वो एक ही बात है। मैंने पहले भी कहा था कि यार न्यूक्लियस का जो मास होगा ना, ये जो ऑब्जर्व्ड मास होगा, ऑब्जर्व्ड मास को मैंने सिर्फ m लिख के रखा है, और मैंने यहां पे इसको m मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के लिए पूरा न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन वो AXZ वाला जो कि यहां पे है। सो दिस इज द ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, ऑब्जर्व्ड मास ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो चाहो तो यार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 3 2 1 रेडी गो डन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप हो चुका है आप लोग के समक्ष, पूरा डिटेल में बताते हुए चल रहे थे, ठीक है। अब जो मैंने आपसे बात कही थी वो बाइंडिंग एनर्जी की, तो यहां पे वही चीज आ गई है कि व्हाट इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अभी हमने किसकी बात कर ली है, बाइंडिंग एनर्जी की, और अब आ गया है व्हाट इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, पर न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या होगा, इट इज द एवरेज एनर्जी वी हैव टू स्पेंड टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू इनफिनाइट डिस्टेंस, ठीक है। भाई रिमूव करोगे तो उसको ऐसा रिमूव करना है कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के बाहर हो जाए, ठीक है। तो वो कब होगा, एट इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट। लेकिन कितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी एक न्यूक्लियन को ऐसे इन्फ्लुएंस के बाहर निकालने के लिए, एक न्यूक्लियन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, एक न्यूक्लियन को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए जो आपको एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, दैट इज बेसिकली द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। इट इज गिवन बाय द टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द मास नंबर। मैंने वही आप लोग को लिखवाया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, अरे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, और मास नंबर क्या देता है आपको, मास नंबर क्या देता है आपको, मास नंबर आपको देता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। मास नंबर आपको देता है बेटा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। द वेरिएशन ऑफ एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विथ मास नंबर ए, ठीक है भाई, मास नंबर ए हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, आप सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में, ठीक है। तो उसका जो पूरा वेरिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू मास नंबर, कि कैसे कैसे जब मास नंबर बढ़ेगा, मास नंबर का बढ़ना मतलब हैवी न्यूक्लियाई का आना, ठीक है। मास नंबर ज्यादा है, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, तो वो जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही भारी न्यूक्लियस बन रहा है, उसे हम कहते हैं हैवी न्यूक्लियाई डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर यहां पे आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आप एक काम करेंगे, पहले जरा जो कुछ यहां पे लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अलोंग विद दिस ग्राफ, उसके बाद अपन कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। चलिए बहुत शानदार, फिर आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई साहब यहाँ पे ये है कि ये ग्राफ क्या सेंस आउट करेगा, ठीक है। और इस ग्राफ से आप किसी भी न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी होती है उसको आप डिटरमाइन कर पाएंगे, तो कर पाएंगे कैसे, ठीक है। तो एक काम करो, पहले जरा ना आपको मैं बता दूं एक बार न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का पूरा फंडा, ठीक है। ये तो अपन नोट पहले ही कर चुके थे, अब जरा एक बार देख लेना न्यूक्लियस की पूरी स्टेबिलिटी का फंडा क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर कोई बहुत हैवी न्यूक्लियस है, तो हैवी न्यूक्लियस कहने का मेरा मतलब ये है कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब ए, कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, मास नंबर, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो अगर कोई हैवी न्यूक्लियाई है ना, दैट इज मास नंबर इज लार्ज या मास नंबर इज हाई। तो भाई साहब जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कलेक्टिवली वैसे भी क्या कहा जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की मात्रा ज्यादा होगी तो इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन, खींचातानी बहुत ज्यादा होगी, तो वो जो एटम का न्यूक्लियस है वो स्टेबल रह ही नहीं पाएगा ना। एटम के न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के लिए जितना कम से कम लड़ाई झगड़ा अंदर चल रहा हो न्यूक्लियस के, उतना बेहतरीन है। लेकिन जब हैवी न्यूक्लियस की बात करोगे, एटॉमिक मास नंबर ज्यादा हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज लार्ज। देयरफॉर यहां पे बहुत ही ज्यादा इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन, यहां पर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरह से इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शंस आएंगे, ठीक है। और जितना ज्यादा इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शंस आएंगे उतना अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। देयरफॉर न्यूक्लियाई बिकम्स अनस्टेबल, देयरफॉर न्यूक्लियाई बिकम्स अनस्टेबल। आ गई ये वाली पूरी बात समझ में, ठीक है। देयरफॉर न्यूक्लियाई बिकम्स अनस्टेबल, ठीक है। एनर्जी का वेरिएशन यहां पर बहुत ज्यादा होगा। तो एनर्जी जितनी ज्यादा डिफाइंड होगी, क्रिस्प होगी, उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा क्रिस्प डिफाइंड नहीं है तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पे फिर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, चलो बहुत शानदार। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल में, ठीक है। नहीं लिया तो ले लो मेरे साथ साथ। 3 2 1 रेडी गो डन। चलो बहुत जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की बातचीत में आपसे कर चुका था। ग्राफ जो बनेगा ना वो बनेगा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द मास नंबर, ठीक है। जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा इसका मतलब आप हैवी न्यूक्लियाई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एज वी मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड ऑन द एक्स एक्सिस, as we move towards right hand side on the x axis, therefore we are moving towards heavy nuclei, therefore we are moving towards heavy nuclei, therefore we are moving towards heavy nuclei. It's as simple as that, ठीक है। therefore we are moving towards heavy nuclei, it's as simple as that। पूरी कहानी दिमाग में फिट हो गई है, पक्का एकदम शानदार चल रहा है। चलो बहुत जबरदस्त। एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो फटाक से ले लो स्क्रीनशॉट, उसके बाद कहानी में आगे बढ़ूंगा। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो गजब, आगे बढ़ते हैं। ओके अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फॉर लाइट न्यूक्लियाई, जैसे अब छोटे छोटे न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हो गए अपने पास सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप, ठीक है। तो अपने पास ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए, इज स्मॉल। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी फॉर स्मॉल न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई इज वेरी स्मॉल। कम प्रोटॉन्स है, कम प्रोटॉनिक रिपल्शन, तो उसको झेलने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो भी कम ही चाहिए होगी। उसको बाइंड करके रखने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो भी कम ही चाहिए होगी। तो ये छोटा सा पॉइंट है। अब इसके बाद पॉइंट्स को बस समझना इंपॉर्टेंट है, बस स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फॉर मास नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 20 देयर आर शार्पली डिफाइंड पीक्स करस्पॉन्डिंग टू, पहला पीक किसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर हीलियम। आप देख पाएंगे इसको, पहला पीक यहाँ पे किसके लिए, हीलियम के लिए। उसके बाद क्या है, कार्बन के लिए। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये वाला पीक हो गया, फिर ये वाला पीक हो गया, फिर ये वाला पीक हो गया। तो ये जो पीक है ना, ये बेसिकली क्या बता रहा है, शार्पली डिफाइंड पीक्स करस्पॉन्डिंग टू these एलिमेंट्स। The peaks indicate that these nuclei are relatively more stable। ये जो पीक्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना आप लोग को, ये आपको दिखाते हैं कि जो ये न्यूक्लियस की बात की जा रही है, फॉर एग्जांपल हीलियम की बात कर लो, कार्बन की बात कर लो, ऑक्सीजन की बात कर लो, तो दे आर बेसिकली मोर स्टेबल देन द न्यूक्लियाई इन देयर नेबरहुड, देन द न्यूक्लियाई इन देयर नेबरहुड। तो भैया आपके दिमाग में एक बात अब इस ग्राफ को लेकर के सटीक तरह से बैठ जानी चाहिए कि जहां जहां पर पीक्स आ रहे हैं ना, वो जिस न्यूक्लियस की बात हो रही है, जिस न्यूक्लियाई की बात हो रही है, वो रिलेटिवली मोर स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो भैया यहां पे मैं लिख देता हूं कि पीक्स इंडिकेट्स रिलेटिवली स्टेबल न्यूक्लियाई, peaks indicates relatively stable nuclei compared to other nucleus,
ये वाली बात पूरी दिमाग में सही से बैठ गई है, पक्का डन है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द बाइंडिंग एनर्जी कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम इन द रेंज A = 30 से A = 20, ठीक है। स्केल में A = 30 यहां से लेकर के बाकी आगे तक जो है ना वो बहुत ही ब्रॉड मैक्सिमम रेंज चल रहा है। यहाँ पे कुछ खास पीक्स आपको यहाँ पे नजर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, जो पीक वैल्यू आ रही है, जो मैक्सिमम आ रही है, मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ना वो आयरन के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है? आयरन के लिए आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, एक आयरन पर बेस्ड और एक यूरेनियम पर बेस्ड, ठीक है। आयरन मतलब 56 Fe26 और यहाँ पे यूरेनियम 238, यूरेनियम यहाँ पे 92 उसका एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई है, पक्का क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे डेटा जो कुछ भी गिवन है वो दरअसल एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भैया अगर पीक्स आ रहे हैं इसका मतलब वो जिस न्यूक्लियाई के लिए पीक आ रहा है ना, दैट न्यूक्लियाई इज रिलेटिवली स्टेबल एज वन कंपेयर टू द नेबरहुड न्यूक्लियाई। इस पक्की बात समझ में आ गई। इन्हीं टर्म्स को आपको यूज करके आना है, तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो। 3, 2, 1 रेडी गो एंड डन। हो गया। चलो इसको गायब करते हैं, अगले वाले कंटेंट पे आपको लेके चलें। क्या क्या आप लिख करके और आ सकते हैं इसके अंदर। As the mass number increases, the binding energy per nucleon decreases gradually, falling to about 7.6 mega electron volt, ठीक है। जैसे मास नंबर इंक्रीज होगा, as the mass number increases, the binding energy per nucleon, because अब जो है ना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ रहे हैं, मास नंबर इंक्रीजेस। मास नंबर के इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बढ़ना। मास नंबर के इंक्रीज होने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बढ़ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस, वही चीज लिख के रखी है यहाँ पे कि मास नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन इंक्रीज होंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम हो जाएगा ना भैया। अब वो एनर्जी जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में बंटने वाली है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, फॉलिंग टू अबाउट 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम। यूरेनियम के अंदर बाइंडिंग एनर्जी बड़ी ही कम है, तो वो बहुत गिर चुकी है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर यूरेनियम हो चुका है, ठीक है। द डिक्रीज में बी ड्यू टू कूलम्स रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। ऑब्वियसली कूलम्स रिपल्शन यहाँ पे जो टर्म यूज करके रखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? कूलम्स रिपल्शन मतलब क्या होता है? चार्जेस के बीच का रिपल्शन, ठीक है। और प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगा? ऑब्वियसली रिपल्शन ही होगा। तो उस रिपल्शन की वजह से वो इतना दूर दूर जा रहे हैं कि न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो वैसे भी डिक्रीज हो गई है। आइदर गो बाय दिस लॉजिक, या फिर ये समझ लो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की मात्रा ज्यादा हो गई है तो बाइंडिंग एनर्जी अब बटने वाली है सारे न्यूक्लियॉन्स के अंदर, तो जो कि ऑब्वियसली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो तो कम होकर के ही मिलने वाला है। वो तो कम होकर के ही मिलने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, चलो ठीक है। द हैवी न्यूक्लियाई आर देयरफॉर रिलेटिवली लेस स्टेबल। जो बड़े बड़े न्यूक्लियाई होते हैं अब वो जो है वो थोड़े से लेस स्टेबल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन। बाइंडिंग एनर्जी है वो हो चुकी है पर न्यूक्लियन की बड़ी ही कम। अब जब अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा तो एटम कैसा हो जाएगा? वो जो न्यूक्लियाई है वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, इतनी बात पूरी समझ में आ गई। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिजन और फ्यूजन के बारे में जरा देख लिया जाए। इसमें कर्व के बेसिस पे आप क्या डिटरमाइन कर सकते हैं फिजन और फ्यूजन के बारे में। लिख लिया, बन गया, स्क्रीनशॉट हो गया, चलो ठीक है। क्लियर दिस अप। अब जरा आगे बढ़े आपको लेकर के। When we move from the heavy nuclei region to the middle region of the plot, ठीक है। heavy nuclei बोले तो आगे वाले, ठीक है। अब अपन middle में आ रहे हैं मतलब पीछे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? As we move from heavy nuclei region to the middle region, we find that there will be a gain in the overall binding energy and hence release of energy. Obviously भाई जैसे आप आगे की तरफ जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ आओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज होके मिलेगा आपको। Hence, it basically shows that there is a release of energy. This indicates that energy can be released when a heavy nuclei breaks into two roughly equal fragments. ठीक है, जब heavy nuclei टूट जाएगा roughly दो equal fragments में, मतलब पीछे की तरफ, तो मास नंबर कम होगा ना। एक heavy nuclei है उसका मास नंबर काफी ज्यादा है, जब वो टूट गया roughly दो equal fragments में तो दोनों का मास नंबर कम हो जाएगा ना। तो बेटा जब मास नंबर कम हो रहा है, आप पीछे की तरफ आ रहे हो, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा?
गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी, और इसको कहा जाएगा जब ब्रेक हो गया है तो दिस इज बेसिकली फिजन, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा, इस प्रोसेस को कहा जाएगा न्यूक्लियर फिजन, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बेसिकली, ठीक है, दैट एनर्जी कैन बी रिलीज्ड। आई पूरी बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ था इन टोटल, वी फाइंड दैट देयर विल, जैसे आप पीछे की तरफ आओगे, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस से आप आ रहे हो मिडिल रीजन, मतलब पीछे की तरफ आ रहे हो, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ी हुई मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, वी फाइंड दैट देयर विल बी अ गेन इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी, गेन इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी एंड हेंस रिलीज ऑफ एनर्जी, इसके दम पर एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। This indicates that energy can be released when a heavy nucleus breaks into two roughly equal fragments. This process is called as the nuclear fission. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर फिजन। टूट गया है तो फिजन, बन रहा है, जुड़ रहा है तो फ्यूजन, ठीक है। ओके, सिमिलरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियाई टू हैवी न्यूक्लियाई, भाई जब, अच्छा एक और चीज, जब यहाँ पे हैवी न्यूक्लियाई से आप मिडिल रीजन में आ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो है बेटा हैवी न्यूक्लियस टू लाइटर न्यूक्लियस। यहां पर जो ट्रांजिशन है वो है हैवी न्यूक्लियस टू द लाइटर न्यूक्लियस। यहां पर जो ट्रांजिशन है वो है फ्रॉम हैवी न्यूक्लियस टू द लाइटर न्यूक्लियस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। उसके बाद क्या है, सिमिलरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियस टू हैवी न्यूक्लियस, जब आप लाइट से हैवी न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट होते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मास नंबर बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है पर न्यूक्लियन। सिमिलरली व्हेन वी मूव फ्रॉम लाइटर न्यूक्लियस टू हैवी न्यूक्लियस, मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, तो टुवर्ड्स RHS on the x-axis of binding energy curve, ये सब स्टेटमेंट्स के बीच में से निकले हुए शब्द हैं। ये पूरा स्टेटमेंट क्या एग्जैक्टली कहाँ ट्रांजिशन शो करवा रहा है आपसे, वो पूरा मैंने बता दिया यहाँ पे लिख करके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो वी अगेन फाइंड दैट देयर विल बी अ गेन इन द ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी एंड हेंस रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी, इट्स एज सिंपल एज दैट। दिस इंडिकेट्स दैट एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन टू और मोर न्यूक्लियाई फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फ्यूजन, इसे कहा जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। आई पूरी बात समझ? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो गया, पूरा हो गया। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, क्लियर करें इसको। उसके बाद आखिरी स्टेटमेंट, hence the importance of binding energy curve is that it led us to the possibility of release of nuclear energy, ठीक है, बाय न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों ही, बाय न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ग्राफ में पीछे की तरफ आओगे न्यूक्लियर फिजन, ग्राफ में आगे की तरफ जाओगे न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। दोनों में ही एनर्जी के रिलीज के बारे में बातचीत हो चुकी है। दीज फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन वर एक्चुअली डिस्कवर्ड लेटर, इनकी डिस्कवरी तो खैर बाद में हुई थी। ये वाली पूरी बात समझ में आ गई। ग्राफ इंपॉर्टेंट था, हर एक पीक क्या शो कर रहा है, हर एक पीक आपको शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर न्यूक्लियाई जो है ना वो रिलेटिवली स्टेबल है एज वेन कंपेयर टू जस्ट पीछे वाला, जस्ट आगे वाला, मतलब नेबरहुड न्यूक्लियाई से ज्यादा स्टेबल होगा वो न्यूक्लियाई जिसके करेस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाले ग्राफ में एक पीक नजर आता है, ठीक है। तो पीक वाला रिलेटिवली स्टेबल होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आप चाहें तो इस स्टेटमेंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी करिएगा प्लीज बेटा। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो चुका है। चलो, ठीक है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मेरे ख्याल से आपको पूरी कहानी जो है वो बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। पूरा कर्व आपने देख लिया ग्राफ का, तो मेरे ख्याल से वहां पे कोई भी कमी हमने अपने एंड से नहीं छोड़ी है। आप भी अपने एंड से कोई कमी बिल्कुल मत छोड़िएगा। अच्छे से पूरे नोट्स बाकायदा प्रॉपर फॉर्मेट में बनाते हुए चलो। ग्राफ 4 बार बना हुआ था, ठीक है, एक ही ग्राफ 4 स्लाइड्स पे था, तो वो इसलिए था बिकॉज वो पूरी कहानी उस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड थी। तो ग्राफ का क्या इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। ग्राफ को बना लो अच्छे से, दिमाग में रखो कि पीक्स क्या बताना चाह रहे हैं। पीक्स बता रहे हैं रिलेटिवली न्यूक्लियर जो स्टेबल है ना, उस स्टेबल न्यूक्लियर की तरफ इशारा करवा रहे हैं पीक्स, ठीक है। आगे पूरी बात समझ में? चलिए ठीक है, बहुत शानदार। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को, वो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज, उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर कंप्लीट फुल सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर
अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।